एक ऐसे देश के बारे में सोचिए जहां बर्फीले पहाड़ सीधे घने हरे भरे जंगलों में उतरते हैं और बस कुछ ही घंटे की ड्राइव पर विशाल ग्लेशियर चमकते हुए रेतीले समुद्र तटों से मिलते हैं। यह तस्वीर है न्यूजीलैंड की, दुनिया के एक बिल्कुल अलग थलग कोने में बसा एक देश जो अपनी खूबसूरती से कहीं ज्यादा गहरा है। आज की हमारी पड़ताल का मिशन एकदम साफ है। हमारे पास प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए बनाई गई एक यूट्यूब स्क्रिप्ट है जो तथ्यों से भरी हुई है, लेकिन हम सिर्फ तथ्य नहीं दोहराएंगे। हमारा काम है इस जानकारी के पीछे की कहानी को समझना। तो सवाल यह है, दक्षिणी गोलार्ध में 2 छोटे द्वीपों पर बसा यह देश, जिसकी आबादी दिल्ली के एक हिस्से जितनी है, आखिर इतना महत्वपूर्ण और दिलचस्प क्यों है? चलिए इसकी तह तक चलते हैं। पहाड़ों, यहाँ के जानवरों, यहाँ के लोगों और यहाँ तक कि इसके अर्थव्यवस्था को भी एक अनूठा आकार दिया है। ये तो बहुत दिलचस्प एंगल है। चलिए इसी नजरिए से शुरू करते हैं। सबसे पहले भूगोल की बात। स्क्रिप्ट के मुताबिक ये देश दक्षिणी गोलार्ध में ओशिनिया महाद्वीप में है और ऑस्ट्रेलिया से तस्मान सागर के पार। 2 मुख्य द्वीप हैं, नॉर्थ आइलैंड और साउथ आइलैंड। और साउथ आइलैंड पर वो सदर्न एल्प्स नाम की एक शानदार पर्वत श्रृंखला है। बिल्कुल। और ये सदर्न एल्प्स सिर्फ सुंदर पहाड़ नहीं है, ये इस देश की आप कह सकती हैं रीढ़ की हड्डी है। इसी श्रृंखला में न्यूजीलैंड का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट कुक है, जिसे माओरी लोग औरारेकी कहते हैं। औरारेकी? हाँ, जिसका मतलब है बादलों को भेदने वाला। लेकिन वापस अलगाव पर आते हैं। न्यूजीलैंड गोंडवाना लैंड के प्राचीन महाद्वीप से लगभग 8.5 करोड़ साल पहले अलग हो गया था। 8.5 करोड़ साल? हाँ, ये डायनासोर के खत्म होने से भी पहले की बात है। इसका मतलब तो ये हुआ कि जब बाकी दुनिया में स्तनधारी जानवरों का मैमल्स का विकास हो रहा था, न्यूजीलैंड एक अलग ही रास्ते पे था। ठीक समझे। उस अलगाव का नतीजा ये हुआ कि यहाँ जमीन पर रहने वाले कोई स्तनधारी शिकारी विकसित ही नहीं हुए। और जब कोई शिकारी ना हो तो पक्षियों को उड़ने की क्या जरूरत? सही बात है। इसीलिए न्यूजीलैंड पक्षियों का स्वर्ग बन गया। कीवी जो उड़ नहीं सकता और रात में बाहर निकलता है, इसी माहौल का एक परफेक्ट उदाहरण है। और अब तो वो देश की पहचान बन गया है। बिल्कुल, यहाँ तक कि यहाँ के लोगों को भी कीवी कहा जाने लगा। ये भौगोलिक अलगाव से निकली एक जैविक पहचान है। वाह, तो ये भौगोलिक अलगाव सिर्फ कीवी जैसे पक्षियों तक ही सीमित नहीं रहा होगा। इसने यहाँ के इंसानी इतिहास को भी तो एक अलग दिशा दी होगी। मेरा मतलब माओरी संस्कृति से है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। माओरी जो न्यूजीलैंड के मूल निवासी हैं, लगभग 700-800 साल पहले पॉलिनेशिया से नावों के जरिए यहाँ पहुंचे थे। वो अपने साथ अपनी संस्कृति लाए, अपनी भाषा, अपनी परंपराएं, जो इस नई अलग थलग जमीन पर और भी यूनिक हो गई। उनका प्रसिद्ध हाका नृत्य इसी का एक शक्तिशाली उदाहरण है। हाँ, हाका। मैंने इसे न्यूजीलैंड की रग्बी टीम ऑल ब्लैक्स को मैच से पहले करते देखा है। बहुत जबरदस्त होता है। वो तो है, लेकिन ये सिर्फ एक आक्रामक प्रदर्शन नहीं है। हाका स्वागत का, सम्मान का और अपनी जड़ों से जुड़ने का एक तरीका है। जब ऑल ब्लैक्स की टीम हाका करती है तो ये सिर्फ सामने वाली टीम को डराने के लिए नहीं होता, बल्कि अपने पूर्वजों को, अपनी जमीन को और अपनी पहचान को सलाम करने का एक तरीका है। अच्छा। ये खेल को एक सांस्कृतिक घटना बना देता है। और ये विरासत आज भी कितनी मजबूत है, इसका अंदाजा इस बात से लगता है कि यहाँ की 3 आधिकारिक भाषाओं में अंग्रेजी के साथ साथ माओरी और न्यूजीलैंड साइन लैंग्वेज भी शामिल है। हाँ, और ये हमें सीधे न्यूजीलैंड की राजनीति और समाज की ओर ले जाता है। माओरी भाषा को आधिकारिक दर्जा देना ये दिखाता है कि देश अपने औपनिवेशिक अतीत के साथ एक संतुलन बनाने की लगातार कोशिश कर रहा है। तो चलिए इसी पर बात करते हैं। स्रोत में लिखा है कि यहाँ संवैधानिक राजतंत्र और संसदीय लोकतंत्र है। ये सुनने में थोड़ा भारी लगता है। क्या इसका मतलब ये है कि वहां आज भी ब्रिटेन के राजा का शासन है? ये एक आम उलझन है। इसे ऐसे समझिए कि कागज पर देश की मुखिया आज भी ब्रिटेन की राजशाही है, जिनका प्रतिनिधित्व एक गवर्नर जनरल करते हैं। ओके। लेकिन असल में सारी ताकत जनता द्वारा चुनी गई संसद और प्रधानमंत्री के हाथ में है। अच्छा, तो ये शक्ति का हस्तांतरण माओरी लोगों से ब्रिटिश क्राउन तक और फिर न्यूजीलैंड की अपनी सरकार तक, ये कैसे हुआ? यहीं पर वाइटंगी की संधि का जिक्र आता है ना? बिल्कुल। स्क्रिप्ट इसे न्यूजीलैंड का संस्थापक दस्तावेज कहती है, लेकिन साथ ही ये भी कि ये एक संवेदनशील विषय है। ऐसा क्यों? क्योंकि इस संधि की नींव ही एक बहुत बड़ी गलतफहमी पर रखी गई थी। 1840 में ब्रिटिश क्राउन और कई माओरी प्रमुखों ने इस पर हस्ताक्षर किए, लेकिन
इसके 2 संस्करण थे, एक अंग्रेजी में और एक माओरी में, और दोनों में जमीन आसमान का फर्क था। जमीन आसमान का? हाँ, अंग्रेजी संस्करण के अनुसार माओरी प्रमुखों ने अपनी सॉवरेनिटी यानी संप्रभुता या राज करने का पूरा अधिकार ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया। ओके। लेकिन माओरी संस्करण में सॉवरेनिटी की जगह कावनातंगा शब्द का इस्तेमाल किया गया, जिसका मतलब होता है गवर्नेंस या शासन चलाने का अधिकार, न कि मालिकाना हक सौंपना। 1 मिनट। माओरी प्रमुखों को लगा कि वे अपने लोगों पर शासन करने के लिए एक गवर्नर को अनुमति दे रहे हैं, जबकि उनकी जमीन पर उनका हक बना रहेगा। वहीं अंग्रेजों ने समझा कि उन्हें पूरा देश मिल गया है। ये तो बहुत बड़ा अंतर है। एक शब्द के अनुवाद ने पूरे देश का भविष्य बदल दिया। बिल्कुल, और ये सिर्फ इतिहास की बात नहीं है। ये एक शब्द का अंतर आज भी न्यूजीलैंड के अदालतों में जमीन के मालिकाना हक और प्राकृतिक संसाधनों पर अधिकार के मुकदमों का आधार बनता है। वाह! ये संधि एक जीवित दस्तावेज है जिस पर आज भी बहस होती है, और ये न्यूजीलैंड की राजनीति की सबसे बड़ी सच्चाई है। ये जानना तो वाकई जरूरी है। अब संसद की बात करें तो स्रोत कहता है कि ये एक सदनीय है, जिसे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स कहते हैं। यस। भारत में तो 2 सदन है। यस। एक सदन होने के क्या फायदे या नुकसान होते हैं? हाँ, इससे कानून बनाने की प्रक्रिया निश्चित रूप से तेज और अधिक सीधी हो जाती है। जो भी पार्टी बहुमत में होती है वो अपने एजेंडे को आसानी से लागू कर सकती है। लेकिन फिर जांच और संतुलन का क्या? वही इसका दूसरा पहलू है कि जांच और संतुलन की एक परत कम हो जाती है। लेकिन न्यूजीलैंड की लगभग 52 लाख की आबादी के लिए ये सिस्टम ज्यादा कुशल माना जाता है। ठीक है, अब उस हिस्से पर आते हैं जिसने मुझे सबसे ज्यादा चौंकाया, अर्थव्यवस्था। स्रोत कहता है कि न्यूजीलैंड एक विकसित अमीर देश है, लेकिन इसकी अर्थव्यवस्था कृषि और पशुपालन पर आधारित है। आज के जमाने में यह कैसे मुमकिन है? मुझे लगा था कि सारे विकसित देश टेक्नोलॉजी और सर्विसेज पर चलते हैं। आपका हैरान होना जायज है, क्योंकि न्यूजीलैंड का आर्थिक मॉडल वाकई अनूठा है। उन्होंने खेती को एक पुराने पेशे की तरह नहीं, बल्कि हाई टेक इंडस्ट्री की तरह विकसित किया है। वो सिर्फ दूध नहीं बेचते, वे दूध से बनने वाले सैकड़ों स्पेशलाइज्ड उत्पाद बनाकर दुनिया भर में निर्यात करते हैं। मतलब ये स्मार्ट फार्मिंग है? बिल्कुल, ये वैज्ञानिक खेती है। वे ड्रोन से खेतों की निगरानी करते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग से बेहतर नस्ल की भेड़ें और गायें तैयार करते हैं, और उनकी सप्लाई चेन मैनेजमेंट इतनी कुशल है कि वो अपने उत्पाद दुनिया के किसी भी कोने में ताज़ा पहुंचा सकते हैं। और भेड़ पालन से ऊन और मांस? हाँ, और उनके विशाल जंगलों से लकड़ी का निर्यात भी इसी आधुनिक तरीके से होता है। उन्होंने अपने प्राकृतिक संसाधनों को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया है। और ये तरक्की सिर्फ खेतों तक सीमित नहीं है। स्रोत में 99% साक्षरता दर और उच्च मानव विकास सूचकांक का भी जिक्र है। ये उसी तस्वीर का दूसरा हिस्सा है। एक उन्नत अर्थव्यवस्था चलाने के लिए आपको एक शिक्षित और स्वस्थ आबादी की जरूरत होती है। न्यूजीलैंड ने शिक्षा और स्वास्थ्य पर भारी निवेश किया है। इसलिए जब हम कहते हैं कि उनकी अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है, तो इसका मतलब अनपढ़ किसानों से नहीं, बल्कि वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और मार्केटिंग एक्सपर्ट से है, जो इस कृषि उद्योग को चलाते हैं। और दुनिया में न्यूजीलैंड की क्या जगह है? स्रोत में संयुक्त राष्ट्र, कॉमनवेल्थ, WTO जैसे संगठनों का नाम है। इसका बहुत गहरा मतलब है। उदाहरण के लिए विश्व व्यापार संगठन में न्यूजीलैंड की आवाज अक्सर छोटे कृषि प्रधान देशों के लिए बहुत मायने रखती है। अच्छा, कैसे? वो विकसित देश होने के बावजूद कृषि व्यापार में सब्सिडी के खिलाफ आवाज उठाता है, जो विकासशील देशों के भी हित में है। और उसकी शांतिपूर्ण विदेश नीति के बारे में क्या? न्यूजीलैंड ने 1980 के दशक में खुद को एक परमाणु मुक्त क्षेत्र घोषित किया था। उस समय अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश से अपने बंदरगाहों पर परमाणु सक्षम जहाजों को आने से मना करना एक बहुत बड़ा और साहसी कदम था। जरूर रहा होगा। इस एक कदम ने दुनिया में उसकी एक अलग सिद्धांतों पर चलने वाले देश की छवि बनाई। आकार में छोटा होने के बावजूद वैश्विक मंच पर उसकी बात को सम्मान से सुना जाता है। ये तो वाकई एक गहरी पड़ताल हुई। चलिए अंत में उन लोगों के लिए जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, कुछ मुख्य तथ्यों को जल्दी से दोहरा लेते हैं। ये वो बातें हैं जो सीधे सीधे पूछी जा सकती हैं। जरूर। सबसे पहले मुद्रा, न्यूजीलैंड डॉलर, राष्ट्रीय खेल रग्बी, और उनकी टीम का नाम है ऑल ब्लैक्स। और वो ऐतिहासिक तारीख जो सबको याद रखनी चाहिए, वाइटंगी की संधि 1840। ये न्यूजीलैंड के आधुनिक इतिहास और राजनीति की बुनियाद है।
और आखिरी उनका समय क्षेत्र UTC+12। इसका मतलब है कि यह दुनिया के उन पहले बड़े देशों में से है जहां हर रोज एक नए दिन की शुरुआत होती है। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या निकला? न्यूजीलैंड सिर्फ खूबसूरत नज़ारों वाला देश नहीं है। ये इस बात का एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे भौगोलिक अलगाव एक देश को अपनी अनोखी पहचान बनाने के लिए मजबूर कर सकता है। चाहे वो कीवी पक्षी हो, माओरी संस्कृति का संरक्षण हो या फिर खेती पर आधारित एक आधुनिक अर्थव्यवस्था का निर्माण हो। इस पूरी बातचीत के बाद मेरे मन में एक सवाल उठ रहा है। हमने देखा कि न्यूजीलैंड की पूरी कहानी अलगाव और फिर उस अलगाव से पैदा हुई एक अनूठी पहचान पर टिकी है। लेकिन आज वैश्वीकरण और इंटरनेट के इस दौर में जहां दुनिया की हर संस्कृति एक दूसरे में घुल मिल रही है, सोचने वाली बात यह है कि भविष्य में न्यूजीलैंड अपनी इस अनूठी सांस्कृतिक और राजनीतिक पहचान को कैसे बनाए रखेगा। क्या ये छोटा अलग थलग देश अपनी खासियत को बचा पाएगा या फिर धीरे धीरे बाकी दुनिया जैसा ही बन जाएगा? ये एक ऐसी चुनौती है जिसका सामना न्यूजीलैंड आने वाले दशकों में करेगा।